Hello students, in today's lecture we are going to discuss the law of variable proportion. Actually, what is this law of variable proportion? It is a modern version of law of diminishing marginal returns. ये मॉडर्न वर्जन है. हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो है पिछले इसमें लेक्चर्स में देखा हुआ है. तो ये वही है लेकिन उसका एक मॉडर्न वर्जन है. ये लॉ के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा वो वेरिएबल रहेगा और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेंगे. जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रख के आउटपुट जो होगा जो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करने की वजह से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो इनिशियल स्टेजेस में प्रोपोर्शनेटली मोर रहेगा और फिर बाद में वो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, यानी जिस तरह से वो इंक्रीज़ हो रहा था वो वैसे इंक्रीज़ नहीं होने वाला है. तो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. Ricardo, that means David Ricardo, developed relationship between land treated as a fixed input. डेविड रिकार्डो ने ये कंसेप्ट को डेवलप किया था और उन्होंने ये कहा लैंड को उन्होंने फिक्स्ड फैक्टर करके कंसिडर किया था और लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर करके उन्होंने बताया था. लेटर इकोनॉमिस्ट बाद में जो आए हुए इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये कहा कि सिर्फ लैंड को ही आप ये मत समझिए फिक्स्ड फैक्टर. ये फिक्स्ड इनपुट हो सकती है, लैंड भी हो सकती है, लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. फिर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा है एन इंक्रीज इन द कैपिटल एंड लेबर अप्लाइड इन कल्टिवेशन ऑफ लैंड को उन्होंने भी फिक्स्ड फैक्टर कंसिडर किया है. कॉज्ड इन जनरल is less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture. शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ इससे उन्होंने क्या कहा है. उन्होंने ये कहा है जैसे कि समझ लीजिए एक लैंड है वो फिक्स्ड है, हम लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लेबरर्स को उन्होंने वेरिएबल फैक्टर यानी वेरिएबल फैक्टर कंसिडर किया है. जैसे जैसे हम लोग लेबरर्स को वहाँ पे अप्लाइड करके जाएंगे वो सेम पीस ऑफ लैंड में तो क्या होने वाला है इनिशियल स्टेजेस में, जैसे कि समझ लीजिए कि पहले जो लेबरर्स आए हुए थे यानी अप्लाइड किए हुए थे वो फुल्ली उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को. लेकिन जैसे ही यानी उस लैंड की कैपेसिटी जो है वहाँ पे मोर देन दैट नंबर ऑफ लेबरर्स आर रिक्वायर्ड, यानी पहले जितने लेबरर्स थे उससे ज़्यादा चाहिए तो ही उसे फुल्ली यूटिलाइज्ड हम लोग कर सकते हैं. फिर हमने और लेबरर्स को क्या किया वहाँ पे अप्लाइड किया तो फिर क्या हो रहा है अभी जो लैंड है उसे हम लोग फुल्ली कल्टीवेट कर पा रहे हैं और हमें उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो कैसा रहेगा, इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा रहेगा. फिर बाद में जैसे जैसे और हम लोग अगर लेबरर्स को बढ़ाते जा रहे हैं बाकी की चीज़ें अभी भी कांस्टेंट है. उन्होंने कहा है कि आर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल में भी आप कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं तो वो पीस ऑफ लैंड के ऊपर आप कितने भी लेबरर्स को अप्लाइड करो लेकिन उनसे मिलने वाला आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा, अभी लेस दैन प्रोपोर्शनेट. ओके. फिर प्रोफेसर बेनहम ने कहा, उन्होंने ये कहा कि द लॉ he stated the law as follows: as the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a point the average and marginal production of that factor will diminish. वैसे ही एक फैक्टर को आप क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज यानी वहाँ पे अप्लाइड करके जा रहे हो. इनिशियल स्टेज में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. फिर हम लोग एवरेज देखेंगे उसमें और मार्जिनल प्रोडक्शन देखेंगे और फिर बाद में हम लोग क्या देखेंगे, उसका डिमिनिशिंग. यानी उन्होंने 3 स्टेज में बताया, यानी पहले इसमें ग्रो हो रहा है फिर बाद में एवरेज है और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो डिमिनिश होगा. इसे हम लोग शेड्यूल और ग्राफ के इसे एक्सप्लेन करेंगे. द कंडीशंस अंडरलेइंग द लॉ आर एज फॉलोज. कुछ कंडीशंस भी है इस लॉ से रिलेटेड. क्या है, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएड एंड ऑल अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट. एक ही फैक्टर क्या रहने वाला है, यहाँ पे वेरिएबल रहने वाला है. अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो ही ये लॉ वहाँ पे अप्लाई होगा. द प्रोडक्शन प्लांट और द साइज एफिशिएंसी ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट.
आपको कोई किसी भी तरह से ना तो प्रोडक्शन प्लान को बढ़ाना है, ना तो एफिशिएंसी आपको उस फॉर्म की जो है वो बढ़ानी है। वो कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेंगी। सिर्फ एक ही जो फैक्टर रहेगा वो आपको क्या करना है? वेरीड करना है। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। जैसे उन्होंने रिकार्डो ने कहा हुआ था कि आर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल में कोई चेंज नहीं आने चाहिए, वैसे ही यहाँ पे क्या बताया है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, यानी सेम टेक्निक जो आप पहले यूज़ कर रहे थे वही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को आपको अभी भी यूज़ करना है। फिर ऑल यूनिट्स ऑफ द फैक्टर इनपुट वेरिएड आर होमोजीनियस। जैसे जो फैक्टर आपने वेरिएबल कंसीडर किया है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिकल होना चाहिए। उन हर एक जो इनपुट आप वहाँ पे अप्लाइड करते जाओगे वो हर एक इनपुट एक जैसा ही होना चाहिए, इक्वल एफिशिएंसी का होना चाहिए, इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए, तो ही ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो वहाँ पे अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, that is variable factor proportion, and output is described by the law of variable factor proportion or the law of non-proportional output. इसमें अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, यही सर्कमस्टेंसेस के अंडर द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन, किसकी फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बताई है? इनपुट और आउटपुट की। ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी एक वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाते जा रहे हो तो उसका आउटपुट के ऊपर क्या अफेक्ट होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, दैट इज स्टेटेड अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन, और जिसे हम लोग कहते हैं द लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट। नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट का ही मतलब क्या होता है? जैसे हमने इनिशियली उसे इंक्रीज़ किया है तो उसका जो अफेक्ट है वो कैसे होने वाले हैं? इंक्रीज़ रहेगा, फिर बाद में एवरेज रहेगा, फिर बाद में डिमिनिशिंग रहेगा। यानी प्रोपोर्शन इक्वल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसलिए इस लॉ को नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट भी कहा जाता है। The law of non-proportional output states that in the short run, the returns variable factor will be more than proportionate initially. After a point, returns will be less than proportionate. जैसे मैंने आपको अभी तक के बताया हुआ है कि क्या होता है, लेकिन ये जो लॉ है वो शॉर्ट रन को ही अप्लाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि इनिशियली रिटर्न्स कैसे मिलने वाले हैं आपको? मोर देन प्रोपोर्शनेट मिलने वाले हैं। फिर आफ्टर अ पॉइंट रिटर्न्स विल बी लेस देन प्रोपोर्शनेट, और फिर बाद में क्या दिखता है? हमें डिमिनिशिंग दिखता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग इसके शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। This is what the law describes about the behavior in total output resulting from increased application of variable factors to fixed factors. तो ये बताता है क्या है बिहेवियर टोटल आउटपुट के ऊपर जब हम लोग एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और बाकी के फैक्टर्स को सेम रखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं शेड्यूल और ग्राफ के बारे में। ओके, ठीक है, थैंक यू।